दोस्तों, एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस एवं बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान अध्ययन अर्थात प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि 1992 से 2021 तक वर्णित है। और वीडियो के अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाए जा रहे हैं जिससे 100% जीके जीएस यही से रहेगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो गुजरात में मिंधोला नदी बहती है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो हान एवं स्ट्रॉसमन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। परमाणु बम की बात करें तो यह नाभिकीय विखंडन अर्थात अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम और नियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, क्वार्टजाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो क्वार्टजाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। और कायांतरित चट्टान की बात करें तो नीस, संगमरमर, क्वार्टजाइट, सिलिका, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। अवसादी चट्टान की बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। अगला प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है अर्थात किचन कहा जाता है। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अर्थात ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीजन तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। कोशिका का रसोई घर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो 60 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मानव कान के लिए उपयुक्त होती है। अगर हम लोग ध्वनि पे बात करें तो साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत के लिए 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत या शोर के लिए 80 डेसिबल से अधिक होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट की बात करें तो 10 से 20 डेसिबल होती है। सायरन, पुलिस, एम्बुलेंस की बात की जाए तो 110 से 120 डेसिबल होती है। जेट विमान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 140 से 150 डेसिबल तक होती है। और औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने वगैरह जो होते हैं उसमें 100 से 120 डेसिबल तक की ध्वनि होती है। लॉयल फिश किसे कहते हैं? तो लोबियो रोहिता को लॉयल फिश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलते हैं, अगर सूर्य के निकटतम ग्रह की बात करें तो बुध को कहा जाता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह की बात करें तो शुक्र। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होते हैं लेकिन पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह की बात करें तो वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र को कहते हैं। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह अगर की बात करें तो शनि एवं अरुण दोनों को छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह आपका शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह आपका शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह आपका मंगल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह आपका वरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है शुक्र और अरुण है। अगला प्रश्न, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। अगर अनुच्छेद 75 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है। अगर हम लोग शक्ति की बात करें तो अगर सूची की बात करें तो 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। अगर इन सूची में अगर कोई विषय वर्णित नहीं है तो उसे हम लोग अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, जिन पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो संघ सूची की बात करें तो रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, संधि, रेल, डाक, तार, बैंक, ये सभी संघ सूची है। राष्ट्र सूची की बात करें तो पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई एवं पंचायती राज, सभी राष्ट्र सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो शिक्षा, वन, जानवर, कारखाना, श्रमिक संघ, नाप तोल, ये सभी समवर्ती सूची के उदाहरण है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं और आपका 38वां जिला जो है वो है आपका अरवल, जो कि जहानाबाद से काटकर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नियमानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। इसके सदस्य की बात करें तो 189 सदस्य हैं और IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न, नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या है? तो जस्ता की कमी के कारण नींबू में डायबेक रोग होता है। अगर बात करें रोगों की तो आम एवं बैगन में जो लिटिल लीफ होता है, जस्ता की कमी से नींबू में डायबेक जो होता है वो होती है आपको, आप लोग याद रखिएगा, नींबू का जो डायबेक रोग होता है वो जस्ता की कमी से नहीं बल्कि तांबा की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो तांबा की कमी से होता है। तो अगर हम फिर से बात करें तो आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है, नींबू में डायबेक तांबा की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग हो जाती है वो बोरोन की कमी से, मटर में मार्स रोग जो होती है मैग्नीज की कमी से, और लीची के पत्ती का जो जलन हो जाता है वो होता है पोटेशियम की कमी से, धान में खैरा रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है जस्ता की कमी से होता है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आलू का रंग काला हो जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आंवले में निक्रोसिस बोरोन की कमी से, सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से, मक्का में जो व्हाइट बड होता है वो जस्ता की कमी से, और चुकंदर में हट रॉट बोरोन की कमी से होता है। डाइलैक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 22 मई 2006 को शुरू किया गया था। जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकृति क्या है? तो टेट्राहाइड्रल है जल सहसंयोजक की आकृति। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है कटंगा पठार में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ बुद्धि और न्यायपूर्ण वितरण था? बुद्धि और न्यायपूर्ण वितरण था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो समानता के साथ बुद्धि और न्यायपूर्ण वितरण था। अगर हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना से। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास, ये बहुत बार पूछा जाता है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित विषय वस्तु है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास था। ये बहुत बार अभी पूछा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका तथा कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थापित किया था। हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। एक्सरे किसका उदाहरण है? तो एक्सरे
विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। अगर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है, दृश्य विकिरण है, अवरक्त विकिरण है, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। इसलिए आप लोग याद रखिएगा। गामा किरण खोज हेनरी बैकरल ने किया था, एक्स किरण की खोज W.C. रोएंटजन ने किया था, पराबैंगनी किरणों का जोहान रिटर ने किया था, दृश्य किरण का न्यूटन ने किया था, अवरक्त विकिरण का विलियम हर्शल ने किया था, लघु रेडियो तरंगों का हेनरिक हर्टज ने किया था और दीर्घ रेडियो तरंगों का मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। भारत में प्रथम पेटेंट गेटवे रुपये की शुरुआत कब की गई थी? तो मई 2014 में पेटेंट गेटवे रुपये की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगर हम लोग अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो यह 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। और 1946 की बात करें तो मेरठ में आचार्य JB कृपलानी थे, आज़ादी के समय भी अध्यक्ष यही थे। अगला प्रश्न, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो 1962 ईस्वी में शून्यकाल शुरू की गई थी। शून्यकाल की बात करें तो भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे से आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.04% होती है। अगर हम लोग श्वसन की बात करें तो अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। वायुमंडल में जिस मात्रा में रहती है उसी मात्रा में हम लोग वायु अंदर लेते हैं। लेकिन निकालने की बात की जाती है, वायु बाहर निकाली गई है तो नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही हम लोग बाहर निकाल देते हैं, अर्थात 78.09%। तो पूछा जाता है कि श्वसन के दौरान कौन सा गैस अपरिवर्तित रहता है? तो नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो हम लोग 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न, पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो एसिटोबैक्टीरियल एसिड के द्वारा सिरका को तैयार किया जाता है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। प्रमुख क्रांति की बात करें, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से लाल क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन से गोल क्रांति, आलू उत्पादन से रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से सुनहरी क्रांति, बागवानी उत्पादन से और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई है। कोरीगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2009-10 ईस्वी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। किस तरंग का उपयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इंफ्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तरंगों की बात करें तो तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, अपस्रव तरंगे, स्रव तरंगे और परास्रव तरंगे। अपस्रव तरंगे को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, स्रव तरंगे को ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं और परास्रव तरंगे को अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। अपस्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है, स्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली होती है और परास्रव तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगे होती है। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे
विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करें और भारत के संदर्भ में, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संबंधित है, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गिरिराज सिरोही। भारत ने अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल के जो नेता थे वो थे डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू किया था। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था, जो अब नष्ट हो गया है। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत ने अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र स्थापित किया, उसका नाम क्या था? तो दक्षिण गंगोत्री। कब किया था? 1983 में, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, मैत्री में 2 अक्षर है तो दूसरी स्थापना हुई थी। और तीसरी जो हुई थी लार्सन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती में 3 अक्षर है तो ये तीसरा होगा, स्थापित किया था। अगला प्रश्न, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। मैंने 1000 बार इसे पढ़ाया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 के 1 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग की बात करें तो यह संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा, 26 जनवरी को नहीं बल्कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयोग से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, नुबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नुबियन मरुस्थल आपका सूडान में स्थित है। कुछ प्रमुख मरुस्थल की बात करें जैसे सहारा, लीबिया तथा नुबियन मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। सिम्पसन गिब्सन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नाफूद कहाँ पे? तो सऊदी अरब में है। कालाहारी कहाँ है? तो बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोरोरन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मेक्सिको में है। नामीब कहाँ पे? तो नामीबिया में है। काराकुम कहाँ पे? तो तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो अरुंधति राय है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर हम दर्पण की बात करें तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। गाड़ी के हेडलाइट में भी परवलयाकार अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया था। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया। दाढ़ी बनाने के लिए तथा दंत चिकित्सक जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही होता है। मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में या पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहते हैं? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से बंगाल के विभाजन तक के जो काल होता है अर्थात 1885 से 1905 ईस्वी के काल को कांग्रेस का शैशव काल कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 2005 में। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो नवी मुंबई में अवस्थित है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों को वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया, अर्थात जो भी सीटें हैं वो 2026 तक वही रहेगी। ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? तो ग्लोब्यूलिन साधारण प्रोटीन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के कारण ही रॉलेट एक्ट ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ब्रिटिश जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश
दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सहायक होता है, तो प्रगतिशील जो कर होता है वो समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए उपयोगी होता है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो प्रकाश पादुकोण को। दीपिका पादुकोण के ये पिता हैं। ऑर्निथोलॉजी किसे संबंधित है, तो ऑर्निथोलॉजी आपको पक्षी से संबंधित है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है। एनाटोमी शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज और इतिहास से संबंधित परंपराओं के विषयों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑर्नियोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। मिरमिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। डोमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। और टॉक्सिनोमी विष का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो CNR राव को भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है, तो श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। गन मेटल किसका मिश्रण है, तो गन मेटल तांबा, टीन, जस्ता और सीसा का मिश्रण है। इसका ट्रिक मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो 1930 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। कुछ प्रमुख साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन गठन 1927 में हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। शारदा एक्ट 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, बहुत बार पूछा जाता है। और माउंटबेटन योजना 1943, जिससे भारत का विभाजन हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के शासनकाल में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था, तो 1930 ईस्वी में। चौकीदारी कर की बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। यह आंदोलन मई 1930 ईस्वी में आरंभ किया गया था। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। मानने से इनकार या प्रतिबंध करने वालों का बहिष्कार किया गया था। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो राजस्थान चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगर हम लोग कोयला की बात करें तो कोयला में विश्व में प्रथम चीन है और भारत में झारखंड है। हीरा की बात करें तो रूस है और भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा का चिली है, भारत में मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क में चीन है, भारत में उड़ीसा है। चांदी में मैक्सिको है और भारत में राजस्थान है। कच्चा तेल की बात करें तो अमेरिका है, भारत में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो अमेरिका है और भारत में असम है। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है और भारत में उड़ीसा है। ये इस बार बिहार दरोगा में जरूर पूछा जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगर हम लोग इसके डिटेल की बात करें तो सचिवालय भवन पर जब लोगों ने राष्ट्रीय झंडा 11 अगस्त 1942 को फहराने का प्रयास किया तो प्रशासन ने बढ़ती भीड़ पर गोली दागने का आदेश दिया। इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद और 25 गंभीर रूप से घायल हुए थे। पूछा जाता है कितने छात्र शहीद हुए थे, तो 7 छात्र शहीद हुए थे। यह कांड बाद में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए चिंगारी बन गया था। पूछा जाता है कि बिहार में सचिवालय गोलीकांड किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। इस गोलीकांड में उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह शहीद होने वाले छात्र थे। इनमें देवी प्रसाद चौधरी 9वीं कक्षा के छात्र थे, बाकी सभी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। बाद में उनकी स्मृति में पटना में विधानसभा के ठीक सामने शहीद स्मारक भी बनाया गया है। अगला प्रश्न, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो बोलिविया एवं पेरू के बीच जो है यह टिटिकाका झील अवस्थित है।
कुछ प्रमुख झील की बात करें तो कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एवं ईरान में स्थित है। सुपीरियर झील कनाडा व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या व तंजानिया में अवस्थित है। ह्यूरन झील कनाडा व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवस्थित है। मिशिगन झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ग्रेट बियर कनाडा में है और ग्रेट स्लेम कनाडा में अवस्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग नहीं, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के 1 में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अगर हम लोग बात करें वित्त आयोग की तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। केंद्र में वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अंश सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पूछा जाता है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5, एक अध्यक्ष और 4 अंश सदस्य, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के द्वारा किया गया है। द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा गया। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। प्रथम की बात की जाए तो यह बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ था और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरा हुआ था 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा हुआ था 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, साइड्रस तेल किससे निकाला जाता है? तो देवदार के पेड़ों से साइड्रस का तेल निकाला जाता है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं? तो सोडा ग्लास को हम लोग सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है एजेंडा 21। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांका में अवस्थित है। हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है हडसन की जल संधि। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल या औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो 5 से 7 दिन। अगर हम लाल रक्त कण की बात करें तो लाल रक्त कण मानव शरीर के रक्त में RBC की मात्रा पहले 90% होती है और RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। और RBC का निर्माण कहाँ होता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो अस्थि मज्जा में अर्थात बोन मेरो में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में हो जाती है। इसलिए RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को। अगर हम लोग श्वेत रक्त कण की बात करें तो इसकी मात्रा सबसे कम होती है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन अर्थात 5 से 7 दिन के आसपास होती है। यह आकार में RBC से बड़ी होती है लेकिन संख्या में छोटी होती है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है परंतु इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। अच्छी गुणवत्ता की फ्यूज किससे बना होता है? तो तांबा, टीन एवं सीसा का मिश्र धातु से बना होता है, जिसे मैंने एक ट्रिक वाले वीडियो में बता रखा है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो सूरीनाम की राजधानी आपका परामारिबो है। और यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। कुछ प्रमुख अगर हम लोग नृत्य की बात करें तो झारखंड की तो छल, सरहुल, जज्जट्टीन आपका झारखंड का है। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली है। उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पंडवानी कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का है। अब हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात GST। हम लोग अब GST पर चर्चा करेंगे। तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जो कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। पूछा जाता है GST कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। और याद रखिएगा GST कैसा कर है? तो याद रखिएगा GST अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। बहुत बार पूछा जाता है। और किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। GST के लिए कमा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। तो 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था।
जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी, तो 8 सितंबर 2016 को। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ये कौवा बिल था, ये पूछा जाए तो ये होगा आपका 122वां, परंतु ये कौवा संविधान संशोधन के तहत अंतर्गत ये आ गया, तो याद रखिएगा ये कौवा संविधान संशोधन बिल था तो 122वां, और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे मंजूरी मिल गई, तो याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर एवं 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी का पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। जीएसटी में कुल कितने प्रकार की दर निर्धारित है, तो 4 प्रकार की, तो 5, 12, 18 और 28। और ये पूछा जाता है कि सबसे न्यूनतम कौन है, तो 5, और सबसे अधिकतम कौन है, तो 28। और दोनों का अंतर कितना है, तो ये याद रखिएगा, दोनों का अंतर आपको 23 है। ये बहुत बार पूछा जाता है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 12 सितंबर 2016 ईस्वी को हुआ था। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, जीएसटी के अध्यक्ष आपके वित्त मंत्री होते हैं, मोस्ट वीवीआई। एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौवा देश है, तो 161वां देश है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग एमएस स्टडी जोन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के अगले करेंट अफेयर पर। सिक्किम में कौन सी योजना चल रही है, तो एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम में चल रही है, जिसमें हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना उद्देश्य है। असम की बात करें तो अरुणोदय योजना है और अरुंधति स्वर्ण योजना है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चल रही है, जल हरियाली योजना चल रही है, पत्रकार सम्मान योजना चल रही है, स्नातक प्रोत्साहन योजना चल रही है और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चल रही है। तो कन्या उत्थान की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिका शिशु को बढ़ावा देने तथा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बिहार में कन्या उत्थान योजना चल रही है। जल जीवन हरियाली योजना की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है इसका उद्देश्य। पत्रकार सम्मान योजना की बात करें तो 20 वर्षों में अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6000 पेंशन दिया जाएगा। स्नातक प्रोत्साहन योजना की बात करें तो स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 राशि प्रदान की जाएगी। और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की बात की जाए तो 60 से 79 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। याद रखिएगा कितना हो गया है, तो 400। अगला पंजाब की बात करें, पंजाब में सरबत सेहत बीमा योजना चल रहा है। राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एमएस स्टडी जोन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।